तो लास्ट टाइम हमने सिमुलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जो क्वेश्चंस गिवन है, अच्छा ये जो प्रैक्टिकल नंबर 2 था, इसमें कोई प्रॉब्लम? फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, जिसका आपको डिफरेंस इक्वेशन गिवन था। आपने इसके लिए क्या करना था? फाइंड वेदर द सिस्टम गिवन बाय द अबव इक्वेशन इज स्टेबल। आपने चेक करना था कि आया ये जो इक्वेशन है जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टेबल है या नहीं, टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। इन सारी चीजों को आप लोगों ने चेक करना था इस इक्वेशन के लिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? ये जो स्क्रीन पे भी आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 नजर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम? प्रैक्टिकल नंबर 1 का तो ऑलमोस्ट मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था, उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल नंबर 2 का मैंने आपको कहा था कि डिफरेंस इक्वेशन से किस तरह से आप एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे, वो आप लोगों ने खुद करना, क्योंकि थ्योरी में आप लोग ये चीज कवर कर चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस प्रैक्टिकल में, इस टास्क में, तो वो पूछें। सर वो जो नीचे क्वेश्चन थे वो वाले नहीं करने सर? उसकी तरफ जा रहे हैं। इसमें यस। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, नो सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि रिप्लेस इनपुट इन ए प्रैक्टिकल बाय ए साइनोसाइड ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज एंड कंटेमिनेटेड विद नॉइज। जो पहला प्रैक्टिकल है उसमें आप लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी का इनपुट लिया होगा, उस इनपुट को आप लोग चेंज कर ले विद फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, हाँ 15 हर्ट्ज ही है, ठीक है। और उसको फिर नॉइज उसके साथ ऐड कर ले और फिर मूविंग एवरेज फिल्टर अप्लाई कर ले, ठीक है। उसके जी बाद सर। जो क्वेश्चन है, उसके बाद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m which must not be taken for a moving average in the above equation। तो इसके लिए ये है कि आपके पास एक पीरियड में जितने सैंपल्स हैं, आपके m की वैल्यू उन सैंपल्स के हाफ के इक्वल या उससे कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, लास्ट क्लास में अगर मैं मैटलैब ओपन कर दूं, हमने एफएस कितना लिया था? जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी वो हमने कितनी ली थी टास्क में? 10 हर्ट्ज सर। 10 हर्ट्ज हमने फ्रीक्वेंसी ली थी और 5000 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ली थी। तो अगर 5000 को 10 पे डिवाइड कर ले तो उससे आता है 500। 5000 को अगर 10 पे डिवाइड कर ले तो उससे आता है 500 सर। 500। तो 500 एक पीरियड के या एक साइकिल के सैंपल्स हैं, ठीक है। 500 आपके एक सैंपल के, सॉरी, आपके एक साइकिल के सैंपल्स हो गए। अब आप लोगों ने m की वैल्यू इस तरह लेनी है कि एक साइकिल के सैंपल्स के हाफ के बराबर हो या उससे कम हो। अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर था जो कि आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना था, ठीक है। जी यहाँ पे सर। अगर मैं एस को वापस 5000 कर दूं और फ्रीक्वेंसी को मैं 10 कर दूं, यहाँ पे m की वैल्यू करंटली हमारे पास 20 है। तो अगर हम 5000 को 10 पे डिवाइड कर ले तो उससे 500 आता है, मींस कि हम m की वैल्यू को 250 या उससे कम लेंगे। तो अगर मैं इसको 250 लूं तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे m की वैल्यू को ज्यादा करता जाऊंगा तो मेरे पास सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर जी है ये सर। बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में था चेंज x of n to sum of three sinusoids with a third of frequency 30 hertz and repeat the procedure, does the properties of the system change। अगर प्रैक्टिकल नंबर 2 में देख लें तो उसमें है कि किधर है प्रैक्टिकल नंबर 2 में है टेक x of n द सम ऑफ टू साइनोसाइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 एंड 20 हर्ट्ज। इस केस में आपने जो इनपुट सिग्नल लेना था वो एक साइनोसाइडल सिग्नल लेना था जिसमें आपके पास दो साइनोसाइडल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 एंड 20 हर्ट्ज ऐड हुए थे। उसके साथ एक तीसरा साइनोसाइडल सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज ऐड कर ले, और जो प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 2 में आप लोगों ने फॉलो किया था उसी को दोबारा फॉलो करें और देख लें कि आपके पास क्या आउटपुट्स आते हैं। क्लियर है? सर उस जो ऊपर सेकंड क्वेश्चन था उसमें अभी 30
हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाला ऐड करना है बस। प्रैक्टिकल नंबर 2 में जी सर। ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल नंबर 2 के लिए है। जी सर, वो सिर्फ 30 हर्ट्ज की वो एक साइनोसाइड सिग्नल उसमें ऐड करना है और फिर वो दोबारा जनरेट करके देख। हाँ, आपने इस प्रैक्टिकल को जिस प्रोसीजर से परफॉर्म किया था उसमें क्या था, आपने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड कर दिया। उसके लिए आप मैटलैब का IMPZ का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए IMPZ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे इस तरह लिख लें और इसको आप पास कर ले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फिल्टर है या फंक्शन है, सिस्टम है, वो मूविंग एवरेज फिल्टर है। तो इसके लिए हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो b है। ठीक है, अगर इसको हम रन कर दे तो इसमें हमारे पास b जो है ये हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। तो अगर हम इसको एंटर कर ले तो इससे हमारे पास ये देखें इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम जनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर हम सैंपल्स को कम करना चाहते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स हम क्लियरली देख सके, तो उसके लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ इम्पल्सेस पास भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स। तो ये आपके इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो जी सर। इस इक्वेशन से आपके पास जो सिस्टम आता है उसका भी आप इसी तरीके से इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं। उसी इम्पल्स रिस्पॉन्स से आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये सिस्टम जो है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। टाइम वेरिएंट और लीनियर चेक करने के लिए आप लोगों ने इन दो कंडीशंस को चेक करना है। ठीक है, आपने एक साइनोसाइडल एक फ्रीक्वेंसी का लिया, दूसरा साइनोसाइडल दूसरी फ्रीक्वेंसी का लिया, दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया नीचे वाले केस में, और फिर सिस्टम से पास कर दिया और उसका आपके पास आउटपुट आया। उसी आउटपुट को अपने पास स्टोर कर दे। ठीक है, फिर आप लोग क्या कर ले, जो फर्स्ट साइनोसाइडल था विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उसको भी सिस्टम से पास कर ले, जो दूसरा था जिसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले से डिफरेंट थी उसको भी सिस्टम से पास कर ले, और आउटपुट दोनों के स्टोर करके एंड में ऐड कर ले, और फिर चेक कर ले कि आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट आया था वो इसके इक्वल है या नहीं। लीनियरिटी इसी तरह चेक करेंगे आप लोग मैटलैब के अंदर। क्लियर है या मैं डिमोन्स्ट्रेट करा दूं? यस सर, क्लियर हो गया। इसी तरह ये जो टाइम वेरिएंस आप लोगों ने अगर किसी सिस्टम का चेक करना हो तो उसके लिए सबसे पहले जो इनपुट सिग्नल है वो सिस्टम से पास कर दे, उसको डिले कर दे बाय 1 फैक्टर और उसको अपने पास सेव कर दे। फिर क्या कर ले, उसी इनपुट सिग्नल को पहले डिले कर दे फिर सिस्टम से पास कर दे, और आपके पास जो आउटपुट आया है उसको अपने पिछले वाले आउटपुट के साथ कंपेयर कर ले। अगर दोनों सेम हो तो आपका जो सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, ये 2-3 चीजें आप लोगों ने इस प्रैक्टिकल में करनी थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है कि इनपुट सिग्नल जो है वो आप दो सिग्नल्स ले ले साइनोसाइडल, एक की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज ले ले, दूसरे की 20 हर्ट्ज ले ले, और उन दोनों सिग्नल्स को आपस में ऐड करके इस सिस्टम का आउटपुट फाइंड करें। नीचे जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं कि इसी इनपुट सिग्नल में जो आपने 10 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज के दो सिग्नल्स लिए थे उनमें से एक तीसरा सिग्नल 30 हर्ट्ज का ले ले और तीनों को आपस में ऐड करके सिस्टम से पास कर ले और देख ले कि आपके पास आउटपुट क्या आता है। उसकी लिनियरिटी भी चेक करे, उसकी टाइम वेरिएंस भी चेक करे। क्लियर है अब? जी सर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि generate a unit ramp function for 0.2 second sampled at 4000 hertz and MATLAB using convolution obtain the output of the system with time domain system response ये and perform the procedure in Visual DSP++ 4.5। ठीक है, तो MATLAB के अंदर अगर आप लोगों ने कन्वोल्यूशन करना हो तो उसके लिए conv का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, CONV ये जो फंक्शन है ये आपसे इनपुट सिग्नल और से इक्वेशन ऑफ द सिस्टम लेता है और उसको दोनों को आपस में कन्वॉल्व करके आपको आउटपुट सिग्नल देता है। ठीक है, तो आपको गिवन है
जो इक्वेशन है इम्पल्स रिस्पॉन्स वो आपको गिवन है, और इनपुट आप लोगों ने खुद जनरेट करना है यूनिट रैम्प फंक्शन फॉर 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, रैम्प फंक्शन में क्या होता है, जो आपके टाइम इंस्टेंट की वैल्यू होती है वही आपके सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन जीरो पे होता है, कि जो एम्पलीट्यूड होता है ये जीरो से ग्रेटर के वैल्यूज पे होता है। अगर टाइम आपके पास नेगेटिव है तो उस पे आपके पास सारे सैंपल्स की वैल्यूज में एम्पलीट्यूड्स की वैल्यूज जीरो होती है। ठीक है, यूनिट रैंप में आपके पास जो सिग्नल है एक्स वो इक्वल होता है किस चीज के, टी के इक्वल होता है उसका मैग्नीट्यूड फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, और जीरो होता है फॉर टी लेस देन जीरो। सबसे पहले लैब में इस चीज को हमने कवर किया था। जो आपके टाइम इंस्टेंट की वैल्यू होती है वही आपके एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है, लेकिन अगर आपके पास टाइम इंस्टेंट ग्रेटर देन जीरो हो, अगर वो लेस देन जीरो हो तो उस केस में आपके सिग्नल का एम्पलीट्यूड जीरो होता है। इसका सर जो वो बनता है वो इस तरह का बनता है। जी, जी सर, ये याद है सर। सर जीरो पे क्या होगी? जीरो पे जीरो होगा, क्योंकि जीरो पे अगर टाइम इंस्टेंट की वैल्यू जीरो है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी जीरो हो गई। तो आप लोगों ने 0.2 सेकंड का रैंप फंक्शन सैंपल्ड एट 4000 हर्ट्ज जनरेट करना है, और उसको इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ उसको कन्वॉल्व करना है, और आउटपुट आप लोगों ने उसका प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आउटपुट आए या तो उसी को आप लोग एक्सपोर्ट करके विजुअल डीएसपी में इंपोर्ट करके प्लॉट कर दे, और अगर आपको आसान लगे तो उसके लिए प्रोग्राम लिख के उसको कोड कर ले और आउटपुट जनरेट करके उसमें प्लॉट कर दे। दोनों चीजें आप कर सकते हैं, दोनों आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, यस सर। yes. उसके बाद है यूजिंग विजुअल डीएसपी बिल्ट इन फंक्शंस कन्वॉल्व एक्स एंड वाई। आप लोग विजुअल डीएसपी यानी आप लोग अगर उसके अंदर कर रहे हैं मैटलैब के अंदर, तो आप कॉन्फ का बिल्ट इन फंक्शन यूज करके एक्स और वाई को कन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जो है एक्स और वाई दोनों एरेज हैं 256 वैल्यूज के, वो आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये करें कि उसको मैटलैब के अंदर कन्वॉल्व कर ले, आपके पास जो आउटपुट आ जाए उसको उस एक्सपोर्ट करके विजुअल डीएसपी में इंपोर्ट करके उसको प्लॉट कर दे, या फिर आप लोग ऐसा करें कि उसके लिए विजुअल डीएसपी प्लस प्लस के अंदर सी कोड लिख के और आउटपुट जनरेट करके उसको प्लॉट कर दे। ठीक है, यस सर। चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर ले सर। ये जो सेम टर्म है उनको एक इक्वेशन के मतलब एक साइड में शिफ्ट करना होगा उनको, मतलब एक्स के हो तो उनको दूसरे साइड में, और वाई हो वाई टर्म हो जिनको वाई साइड में, इस तरह करना होगा। ये आपने यहाँ पे हाँ कहा। जी, आपने वाई टर्म्स एक साइड पे करके एक्स टर्म दूसरे साइड पे कर दे, तो फिर एक्स में आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं उसको अपने न्यूमरेटर में सेव कर दे, और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको डिनोमिनेटर में सेव कर दे। अच्छा, लैब नंबर 7 की तरफ आते हैं। अयाज महमूद, आपके जो क्वेश्चन है वो आप हमें बता दें तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। सर बेसिकली ये सारा फिल्टर ही एक्सप्लेन कर ले सर, हमने थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ा है फिल्टर के हवाले से। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन सिस्टम में सर ने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि हम एवरेज लेंगे वैल्यूज की, तो इसी वजह से नॉइस रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है सर अच्छा, फिर भी। ठीक है। अच्छा, पिछले लैब में हमने क्या किया था, सिमुलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स कवर किया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह आप एक सिस्टम को चेक करते हैं कि आया वो टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, उसकी लिनियरिटी को चेक करते हैं कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। इसके अलावा हमने उसमें स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम कवर किया था और मूविंग एवरेज फिल्टर कवर किया था। ठीक है, मूविंग एवरेज फिल्टर में क्या होता है, आप एवरेज लेते हैं पॉइंट्स का और उसको फिर वो एम की वैल्यू पे डिवाइड करते हैं और आगे मूव होते हैं। ठीक है, इसी चीज को अयाज के लिए मैं दोबारा कर देता हूँ।
सर ये ट्रांसफर फंक्शन अयाज बनाने का तरीका भी बता दो सर हमें। ये ट्रांसफर फंक्शन से अगर स्टार्ट करोगे फिर ये क्लियर हो जाएंगे सर खुद ब खुद। ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सिग्नल हम लेते हैं और वो हमारे पास वही सिग्नल है जो अभी हमने कंसिडर किया था 125701, ये एक फॉर एग्जांपल सिग्नल है, ठीक है। और इसको हम ओरिजिन कंसिडर कर देते हैं 5 पे, ठीक है। यानी ये हमारा 0 टाइम इंस्टेंट पे है, ये -1, ये -2, ये 1 2 3, ठीक है। मूविंग एवरेज फिल्टर, अगर 3 पॉइंट मूविंग एवरेज फिल्टर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें होता क्या है, अगर हम इस पॉइंट पे आउटपुट फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होता है, इस पॉइंट पे n की वैल्यू है -2, ठीक है। तो y ऑफ n+2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इस पॉइंट पे हमारे पास 1 है और इसके दूसरे साइड पे अगर कुछ नहीं है तो 0 कंसिडर कर ले, और इस साइड पे इसके 2 है तो +2 कर दे, और जितने पॉइंट का मूविंग एवरेज फिल्टर आपने लिया हुआ है उसी पे उसको डिवाइड कर ले। 3 पॉइंट्स हमने ले लिए तो उसको 3 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे आपके पास आता है 3/3 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि इस पॉइंट पे आपके पास आउटपुट सिग्नल में 1 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं तो इस पॉइंट पे आप लोग क्या कर देते हैं, 2 1 और 5 को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देते हैं और उससे जो आउटपुट आता है वो आप y ऑफ n+1 में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। यानी आप एक एक पॉइंट आगे जाते हैं, 3 पॉइंट्स लेते हैं, उसको प्लस करते हैं, 3 पे डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको आउटपुट सिग्नल में उसी टाइम इंस्टेंट पे सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो इस पॉइंट पे मेरे पास y ऑफ n हो जाएगा y ऑफ 0, ठीक है, इक्वल्स टू y ऑफ n इक्वल हो जाएगा, अगर मैं 0 पे हूं y ऑफ 0 पे तो उस केस में हम क्या ऐड करते हैं, y ऑफ -1 ऐड कर देते हैं y ऑफ 0 के साथ और y ऑफ 1 के साथ, और उसको फिर 3 पे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इस 0 की जगह n को यूज कर ले तो इसका डिफरेंस इक्वेशन किस तरह का बन जाएगा, ये हो जाएगा y ऑफ n इक्वल्स टू y ऑफ n+1 प्लस y ऑफ n प्लस y ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय 3 सर। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 y ऑफ n+1 प्लस 1/3 y ऑफ, सॉरी ये x है, ये यहाँ पे हर जगह पे ये x है, ये इनपुट सिग्नल है, ये इस तरह हो जाएगा 1/3 x ऑफ n+1 प्लस 1/3 x ऑफ n और प्लस 1/3 x ऑफ n-1। ये इस 3 पॉइंट मूविंग एवरेज फिल्टर का डिफरेंस इक्वेशन बन गया। अब प्रैक्टिकल में क्या था, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में यूं करना था कि आपको एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन था प्रैक्टिकल नंबर 2 में, और उसका आपने इंपल्स रिस्पॉन्स, उसकी लिनियरिटी चेक करनी थी, उसका वेरिएंस चेक करना था, ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी थी, ठीक है यार। इस इक्वेशन को हमने इम्प्लीमेंट किया था पिछले लैब में, मेरे डिमॉन्स्ट्रेशन में इसको इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन ये इक्वेशन डिराइव करके आपको नहीं समझाया था, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आई। अब इसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैटलैब के अंदर तो इसमें x के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको हम सेव कर देते हैं न्यूमरेटर में b में, जिसको हमने लिया था 1/3 1/3 1/3 फॉर 3 पॉइंट मूविंग एवरेज फिल्टर, ठीक है। और इसका डिनोमिनेटर बनता है, अगर हम y के कोफिशिएंट्स देख लें तो उसके साथ हमारे पास सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है, तो a में हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसका इंपल्स रिस्पॉन्स आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग IMPZ का फंक्शन यूज करते हुए, उसको b और a पास कर दे तो आपको इसका इंपल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो आप FILT का फंक्शन यूज कर ले और उसको b और a पास कर ले, तो उससे आपके पास इस
डिफरेंस इक्वेशन का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। और अगर आप इस जो डिफरेंस इक्वेशन है इसको आप इनपुट सिग्नल पे अप्लाई करके उसका आउटपुट चेक करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप क्या कर ले, फिल्टर का फंक्शन यूज कर ले, उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पास कर दे और जिस सिग्नल पे अप्लाई करना चाहते हैं इनपुट सिग्नल पे वो पास कर दे, तो उससे आपके पास आउटपुट सिग्नल आ जाएगा, उसको वाई में स्टोर करके प्लॉट कर दे। ठीक है यार। सर अभी जो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है ना सर, उसमें प्रीवियस y ऑफ n माइनस वन भी है, प्रीवियस हमारे पास उसको भी सेव करना होता है, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है ना इन चीजों का सर, फिर इस वजह से नहीं एक ऑफ n उसको तक तो सिमुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो जाता। अगर आपके पास, अगर हम उसी इक्वेशन को देख लें जो इससे पहले हमने किया था, क्या था वो, y ऑफ n इक्वल्स टू 1/2 y ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 x ऑफ n। अब अगर इसमें देख लें तो आउटपुट सिग्नल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर आप इसको देख लें तो ये हमारा एक प्रीवियस या इसको एडवांस हमारा एक आउटपुट कंसिडर कर ले कि इस सिग्नल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? यस सर। सर इसको हाँ, मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा है ना सर, इधर तो हम इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अभी आप देख लें ये हो जाएगा y ऑफ n और इसको अभी हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा -1/2 y ऑफ n माइनस 1 और ये इक्वल हो जाएगा 2x ऑफ n के। ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि x के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आप न्यूमरेटर में सेव कर देते हैं और y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में सेव कर देते हैं। तो x में हमारे पास सिर्फ 2 है, एक कोफिशिएंट है, तो b हमारे पास इक्वल हो जाएगा, या अगर हम इसको b नाम ना दें, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिकेट करने के लिए n और d के नाम दें, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और d हमारे पास इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1/2 है, तो ये 1 और -1/2 डी में ये आ जाएगा, एरे आ जाएगा 2 वैल्यूज का। ठीक है। फिर इन से इन दो सर जी 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 तो यहाँ पे जो y इंटू n माइनस 1 है सर, ये सिग्नल, ये डिले सिग्नल है सर, वो ये सिग्नल हमें कहाँ से मिलेगा? y ऑफ n जो सिग्नल है, हम अभी इसको बना रहे हैं ना, तो ये सिग्नल हमें कहाँ से मिलेगा? या y ऑफ n प्लस 1 हो या -1 हो, इस तरह के सिग्नल को हम कैसे, वो जो फॉर लूप इनके लिए यूज करते होते उस वक्त ये एरर देता होता है, ये वो आप नीचे जो मैटलैब क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 नंबर, ये वो इस तरह मसला करता है। इसको आप मैटलैब पे छोड़ दे। ठीक है, वो मैटलैब आपके लिए फाइंड कर देता है। आपने सिर्फ तो उसमें मैटलैब y के कोफिशिएंट्स, सर तो एरर वहां पे देता होता है ना, ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते वक्त एरर आ जाते हैं, कोई y ऑफ n माइनस 1 को देता हूं आपके सामने, एक सेकंड। यहाँ पे हमारे पास अब जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास b इक्वल आ गया 2 के, ठीक है, और a हमारे पास इक्वल हो गया किस चीज के, 1 और -1 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद है तो हम इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पास कर दें तो इससे आपके पास इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है। यहां पे आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो कि आपको आउटपुट फाइंड करने के लिए आपको प्रीवियस इनपुट भी चाहिए और उसके साथ इनपुट सिग्नल भी चाहिए। सर मसला ये सर, ये बिल्डिंग MATLAB यूज करके तो हो सकते हैं ना सर, ये हम लॉजिक बना रहे हैं कि इस चीज को हम किस तरह, फॉर एग्जांपल लूप यूज करके किस तरह करेंगे सर। सर ऐसे में ना नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा वो कर ले, उसमें इश्यू आते हैं। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 जी, इसमें सर अभी तो कर सकते हैं ये हम, अगर फिल्टर, ये जो हमने 2 कमांड अभी पढ़े ना सर, इससे तो ये हो जाएगा। वाई वालों को उस एक साइड पे शिफ्ट कर लो, एक्स को एक साइड पे रहने दो, फिर उनको ए और बी फाइंड कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फिर उससे हमारे पास उनका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा सर। फिर उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन आप यहाँ पे क्यों फाइंड कर रहे हैं, जरूरत क्या है?
अच्छा, इम्पल्स यहाँ पे ट्रांसफर इम्पल्स फंक्शन फाइंड सर, करने की अभी जरूरत मसला है। ये सर, इम्पल्स रिस्पॉन्स हम फाइंड कर रहे थे ना सर, लेकिन हम ये बिल्ड इन कमांड जो हम हमारा है, बिल्ड इन कमांड जो हम यूज कर रहे हैं, उसके बगैर अगर हम यूज करना नहीं चाहें नहीं, फिर किस तरह तो करेंगे इसको इसके लिए परफॉर्म? अगर आप लॉजिक बनाना चाहते हैं, इसके लिए अगर आप लॉजिक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों ने करना यूं होगा कि सबसे पहले आपने इस इक्वेशन से इसका h ऑफ n फाइंड करना होगा। ये जो डिफरेंस इक्वेशन है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप मैटलैब के बिल्ट इन फंक्शन यूज ना करें, इसको खुद ही इंप्लीमेंट कर दें, तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले इस इक्वेशन से h ऑफ n फाइंड कर दें और उसको फिर इनपुट सिग्नल आपका जो भी है इस क्वेश्चन में, उसको आप h ऑफ n के साथ कन्वॉल्व कर ले तो आपके पास आउटपुट आएगा। आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट ना करें मैटलैब के अंदर। ठीक है याज? ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा अयाज, इसके अलावा कोई और इशू? सर ये फिल्टर कमांड में जो 3 वो यूज होते हैं सर, वो दोबारा बता दो सर। अच्छा, एक उसमें भी ये हम है यूज करते हैं सर। जी, सर वो दोबारा बता दो, वो 3 पैरामीटर पास करते हैं ना सर फिल्टर को। हाँ, उसमें हम एक न्यूमरेटर पास करते हैं, दूसरा डिनोमिनेटर पास कर देते हैं और तीसरा इनपुट सिग्नल पास कर देते हैं, तो उससे आपके पास आउटपुट आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इस सिस्टम का आउटपुट देखना चाहते हैं एक इनपुट के लिए, इनपुट हम एक ले लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसी पे आ जाते हैं जो हमारा मूविंग एवरेज फिल्टर है। इसमें अगर हम देख लें तो हमने न्यूमरेटर में क्या चीज लिया है, कहाँ पे है, ये रहा। न्यूमरेटर में हमारे पास है 1/m मल्टीप्लाई बाय वंस ऑफ 1, m। ठीक है, यानी 250 पॉइंट्स का मूविंग एवरेज फिल्टर है और इसमें बी के अंदर आपके पास 1 से लेकर 250 तक 1/250, 1/250, 1/250 ये सारे वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं न्यूमरेटर में। जिस तरह 3 पॉइंट्स के लिए हमारे पास 1/3, 1/3, 1/3 था। ठीक है यार, और बी यस में, सर। सॉरी ए में हमारे पास क्या था, y ऑफ n था, जस्ट y ऑफ n। यहाँ पे y ऑफ n इक्वल्स टू दिस, तो y ऑफ n में हमारे पास सिर्फ एक कोफिशिएंट है और वो है 1, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 1 ले लिया था। तो यहाँ मैटलैब में भी हमने डिनोमिनेटर में 1 ले लिया। ठीक है, तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और उसके साथ इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो ये जब आपका कमांड चल जाता है तो इससे आपके पास जो आउटपुट आ जाता है वो y में स्टोर हो जाता है और उसी सर को फिर यहाँ हम प्लॉट करें। सर सर जी, अगर बी और 1 को यूज करके हम इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड कर ले और हम x ऑफ n के साथ उसको कन्वर्ट करें, फिर भी यही आउटपुट आएगा ना? देखते हैं, हम सेव कर देते हैं, इसको हम रन कर देते हैं, यही आया। ठीक है, और अब हम h इक्वल्स टू कर देते हैं IMPG और उसको हम कर देते हैं पास b और a। ठीक है, और अब हम कन्वॉल्व कर देते हैं h और दूसरा कौन सा है, xn। ठीक है, और अब हम प्लॉट कर देते हैं, इससे भी वही आउटपुट आता है जो आपका फिल्टर फंक्शन से आता है। अगर आप इम्पल्स रिस्पॉन्स को, उसको अगर आप क्या क्या चीज है, इम्पल्स रिस्पॉन्स को अगर आप कन्वॉल्व कर ले अपने इनपुट सिग्नल के साथ, तो उससे भी आपके पास वही आउटपुट आता है जो आपका फिल्टर फंक्शन आपको रिटर्न करता है। ठीक है, ठीक है सर। सर दूसरी बात सर, ये अगर m को हम बहुत ज्यादा करें सर, फिर ये सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होगा सर? हो जाता है ना, हो वही जाता बात हमने शुरू में की और ये आपका मैनुअल में क्वेश्चन भी गिवन है कि यहाँ पे what value of m which must not be taken for a moving average filter in the above question। इसका आंसर आप लोगों ने फाइंड किया है? सर ये परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म करके उसमें रिपोर्ट में Yes. लिखेंगे नहीं? हाँ, तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि आप जब सिग्नल को मूविंग एवरेज फिल्टर से पास करते हैं तो उसके लिए m की वैल्यू आप ऐसा रखेंगे कि आपके एक साइकिल के अंदर जितने सैंपल्स हैं उसके हाफ से ज्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देख लें
यहाँ पे हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 5000 की, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 हर्ट्ज की है। मींस कि हमारे पास एक सेकंड में यहाँ पे 10 साइकिल्स हैं, ठीक है, और टोटल सैंपल्स 5000 है। तो एक साइकिल के सैंपल्स अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को f पे डिवाइड कर दे फ्रीक्वेंसी पे, तो उससे आपके पास एक साइकिल के सैंपल्स आ जाते हैं। ऐसा है अयाज? यस सर। तो आपके पास एक साइकिल के अंदर कितने सैंपल्स होंगे? अगर आप 5000 को 10 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास आता है 500, ठीक है। तो एक यस साइकिल के अंदर आपके पास टोटल 500 सैंपल्स हैं। आप लोगों ने m की वैल्यू को 500 के हाफ लेनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट ना हो। तो इस केस में आप लोगों ने m की वैल्यू 250 तक लेनी है। अगर उससे आप ज्यादा करते जाएंगे तो आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। यस सर।